हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था और जब हमने बेंडिंग ऑफ लाइट का 4 केसेस आपको पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक थर्ड केस में बाय मिस्टेक है ना, मैंने वहाँ पे आप लोग को करवा दिया क्या कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 1 होता है, लेकिन साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है ना। तो थर्ड केस में जहाँ पर भी आपको मैंने लिखा था साइन आई की जगह पे मैंने क्या लिखा था साइन 90, आप लोग वहाँ 90 न लिख के क्या लिखेंगे, साइन 0 लिखेंगे, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, नोट में मैं यहाँ पे साइड में करवा लेता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी होता है दोस्तों, है ना। और कोई भी लड़का कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये नहीं कहा कि सर साइन 90 तो है ना 0 होता नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं नहीं देखता तो शायद आप लोग वहाँ पे गलती ही कर लेते। अभी मैं फिर से आपको पूरा निचोड़ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगले 10 मिनट के लिए जो है आप लोग एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट कर कर एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर जो लड़का रिफ्रैक्शन समझ गया, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ पकड़ लिया, उसी पे पूरा खेल है दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर आपको आगे चलकर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, है ना, न्यूमेरिकल सेक्शन रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, तो आप लोग का सेकंड लॉ पे जो है ना वो पकड़ बहुत होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एयर मीडियम हो गया, है ना, और इसको मैंने कहा कि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये मेरा वाटर हो गया चाहे ग्लास हो गया, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n2। एक रेज ऑफ लाइट को मैंने यहाँ से इंसिडेंट करवाया और यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट, है ना, तो ये नॉर्मल है। अब आप जानते हैं कि सर अगर कोई लाइट रे एयर से, है ना, डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, नहीं, ये इसका एक्चुअल पथ था, लेकिन ये ऐसे ना जाके दोस्तों ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है और ये बन जाता है एंगल आर और ये बन जाता है एंगल आई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं आपको पूरा एकदम रिवीजन करवा रहा हूँ बहुत तेज़ी से। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्शन क्या कहता है सर, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट जो बेंड होता है, इसी बेंडिंग फेनोमिनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ा था हमसे, अगर जो नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला हम लोग पढ़े थे दोस्तों, क्या चीज़ फटाफट बोलते चलिए सर। द इंसिडेंट रे, है ना, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal all lies in the same plane at one point, that is at the point of incidence, ये था आपका पहला लॉ। देखिए ध्यान से, सर ये मेरा कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा सर ये मेरा कौन सा रे हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपका नॉर्मल रे हो गया, है ना, और ये कौन सा रे हो गया सर, तो आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सर इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे और सीखते चलेंगे। पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ये जो आपका नॉर्मल रे है, और ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, सभी एक ही प्लेन पर एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ ही आपका इम्पॉर्टेंट है ना। ये था पहला लॉ, यहाँ पे आप दूसरा लॉ लिखेंगे। एक मिनट रुक जाओ। दूसरा लॉ क्या कहता है दोस्तों, है ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन
is constant for the given pair of two media, है ना। दैट इज, यहाँ से आपने कहा सर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये एन, जो कि एन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कांस्टेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर साइन आई अपॉन साइन आर ये बराबर होता है n21 के, ठीक है। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझना है, ठीक है ना। क्या बोला सर कि सेकेंड लॉ जो है आपका, ठीक है ना, क्या है सेकेंड लॉ कि सर रेशियो है साइन आई का साइन आर के साथ ही हमेशा एन के बराबर, और एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गिवन पेयर ऑफ मीडिया का, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, हर मीडियम का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो आपका जो रेशियो आया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21, जिसको या सिंपली n बोलते हैं, इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। ये जो हमारे स्नेल साहब है, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, डच मैथमेटिशियन के साथ साथ एक प्रोफेसर थे। इनका पूरा नाम है ना, प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर विल्ली बोर्ड कहते हैं दोस्तों इसको, BROARD, विल्ली बोर्ड, है ना, जिसमें एक आर जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो चूंकि प्रोफेसर, इसका पूरा नाम ही था विल्ली बोर्ड स्नेल्स, इनका पूरा नाम था दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या थे, एक डच के महान मैथमेटिशियन के साथ साथ, है ना, एक प्रोफेसर भी थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, है ना। तो इन्हीं ने चूँकि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा और इन्होंने ही ये लॉ डिराइव किया, इसलिए इनके सम्मान में ही इन्हीं के नाम पे पड़ गया क्या चीज़, स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगर ये आप समझ गए हैं तो धीरे धीरे अब आपको मैं सारा कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज चूँकि रिवीजन का क्लास है इसलिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते चलें। अब देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ से ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर ये होता है क्या चीज़, सर ये कुछ नहीं है। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सर ये एक रेशियो है। सर किसका रेशियो है ना, तो सर ये स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। या सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं डिफाइन करने के लिए आए तो आप बोलिएगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है ना, तो कितना स्पीड से उसका लाइट चेंज करता है, बाय हाउ मच अमाउंट द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, बात समझे। दूसरी बात कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम समझ गए, अब इसके सर दो बेटे हैं, कौन कौन, पहला आप पढ़े थे सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके दो टाइप्स हम बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर इसको भी n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आप पढ़े थे हमसे क्या चीज़, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझ में आया, जिसको n21 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। अब बोलेंगे सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे भाई ये n ही होता है, c/v, जहाँ पे c पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये v जो हो गया ये भी स्पीड है, लेकिन इन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है ना, बस एयर को छोड़ के, क्योंकि ऊपर में तो ले चुके हैं ना। फिर से समझिएगा सर, यहाँ से आ गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कोई दिक्कत। जहाँ पे आपको मालूम है कि लाइट का जो स्पीड एयर और वैक्यूम में जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर नहीं वीडियो देखें तो आप पहला वीडियो को देखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखिएगा, चूँकि यहाँ पे ये c जो होता है सर वो ग्रेटर देन होता है किससे, v से, इस वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है
कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारिएगा सर, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि सी का जो वैल्यू होता है ये वी से बहुत बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है जो भी आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग कर आएगा। इसी वजह से ये जो रेशियो है ना, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर सी का वैल्यू बड़ा है, वी का वैल्यू छोटा है, तो आंसर आपका एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से आ गया कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सर एसआई यूनिट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप बोलेंगे सर एसआई यूनिट इसका कुछ भी नहीं होता है, जीरो, इट हैज़ नो यूनिट। क्यों? क्योंकि एक प्योर नंबर है। बात समझ गए? दूसरे शब्दों में सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फिर से दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, दो मीडियम में स्पीड के लाइट को, जिसमें से एक मीडियम जो होना चाहिए वो एयर नहीं होना चाहिए, कोई भी एयर छोड़कर। मान लीजिए यहाँ पे आप केरोसिन ले लेते हैं, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर में वो ग्लास ले लेते हैं, नीचे में वाटर ले लेते हैं, बस एयर मीडियम नहीं होना चाहिए, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, आपका एक एयर मीडियम है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये भी रेशियो ही है। नहीं तो आप क्या बोलेंगे सर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे सर, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, या फिर आप N21 को कह सकते हैं सर कि ये होता है N2/N1, N2/N1। समझ रहे हैं? अब ये N2 क्या है, तो आप अभी देखिए N से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हम कहेंगे सर ये रेशियो है किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। ये भी रेशियो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ कर दीजिए, बस यहाँ पे एयर मीडियम नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि सर अभी आप पढ़े थे कि n बराबर C/V होता है, तो यहाँ से अगर N2 की जगह मैं लिखूँ तो C/V2 लिखूँगा और N1 की जगह क्या लिखूँगा, C/V1 लिखूँगा। अब अगर आप इसको पलट देंगे तो C/V2 और ये हो जाएगा V1/C, तो C से C क्या कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ से N21 का वैल्यू क्या आया, V1/V2। देखिए आया ना, क्या आ गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, बस एयर मीडियम नहीं होना चाहिए, ग्लास हो, वाटर हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, बस एयर नहीं। तो ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, बेंडिंग ऑफ लाइट का फेनोमिनन देखे थे। आइए यहाँ से फिर आपको मैंने 4 केस करवाया था, और चारों केस से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई टकराते रहता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़े थे सर बेंडिंग ऑफ लाइट का फेनोमिनन देखे थे। सबसे पहले बुलाइए स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, sin I/sin R, ये होता है सर N2/N1। ठीक है, यही ना होता है। अरे भाई अभी पढ़े हो ना कि sin I/sin R का वैल्यू होता है N21, और N21 को तुम लिख सकते हो N2/N1। हमने यहाँ लिख दिया। अब इस केस में जब लाइट एयर से, है ना, डेंसर मीडियम में जाता है तो इस N2/N1 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अब सोचो कि यह वैल्यू N2/N1 ये किसके बराबर है, sin I/sin R के। अगर यह वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो यह वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो sin I/sin R ग्रेटर देन 1 करोगे तो भाई ये डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो sin I ग्रेटर देन हो गया था sin R, दोनों तरफ साइन है। तो यहाँ से देयरफॉर कह सकते हैं कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ से ये आप प्रूफ कर दिए कि एंगल I जो होगा ना ऑलवेज बड़ा होगा किससे, एंगल R से। अगर ये एंगल बड़ा होगा और एंगल R जो होगा वो छोटा होगा तो जाहिर सी बात ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। इस वजह से ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड करता है, क्योंकि एंगल R छोटा एंगल बनाएगा किससे, नॉर्मल से, और एंगल I बड़ा एंगल बनाएगा नॉर्मल से। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तभी एंगल बनेगा जब वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बने, तब एंगल I बनेगा। ठीक उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब बनेगा जब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हर केस में एंगल I भी जीरो, एंगल R भी जीरो। बात समझे? तो ये था पहला केस। इस वजह से लाइट जो होता है सर, दैट्स वाई लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस आइए।
हाँ, दूसरा केस में क्या है दोस्तों, है ना, कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये अगर n21 की जगह लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, ये वैल्यू 1 से लेस देन होगा। तो क्या होगा, अगर यह वैल्यू, है ना, अगर ये पूरा वैल्यू 1 से छोटा है तो यह वैल्यू इसके बराबर, तो यह वैल्यू भी क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ से आया था सर साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1, अभी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन आई लेस देन साइन आर के दोनों तरफ देखो साइन है, लेकिन इस बार क्या घटना घटा दोस्तों, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बड़ा हो जाता है, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन आप क्या देखेंगे कि सर ये, है ना, बेंड कर जाता अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चूंकि यहाँ एंगल आर बड़ा हो गया एंगल आई से, इसलिए ये दूर भागेगा नॉर्मल से। देखो ये नॉर्मल है ना मेरा, इस नॉर्मल से दूर भागा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं सर, जो नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को ना कहते हैं। इस वजह से लाइट जो होता है, ठीक है ना, बेंड करता है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता है। ये था आपका सेकेंड केस, है ना। तो इस केस में क्या होगा सर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये मैंने आपको सेकेंड केस पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ो, ठीक है। तीसरा केस सर, है ना, केस नंबर थर्ड क्या था, है ना, केस नंबर थर्ड था कि अगर मान लीजिए कोई इंटरफेस पे अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है, अब मैं पूछूं कि एंगल आई क्या होगा, तो मैक्सिमम लड़का बोलेगा सर 90 डिग्री, जो कि पिछले क्लास में यही गलती हुआ था। ठीक है ना। आप देखिए ये तो खुद नॉर्मल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तब बनता है जब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ तो इंसिडेंट रे भी वही लाइन है और नॉर्मल रे भी वही लाइन है, तो एंगल कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो फिर से मैंने स्नेल्स लॉ को बुलाया, कहा भाई क्या है स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर, और ये होता है दोस्तों क्या चीज़, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब यहाँ तो देखो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालूं, जैसे मान लो साइन आई का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये डिवाइड में उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n2 अपॉन n1, n2 हो गया साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपसे पूछूँ कि साइन आर का वैल्यू बता दो, तो आप बोलेंगे सर साइन आर, ये अब इधर देखो साइन आई था, ध्यान से देखना, ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आया तो डिवाइड हो गया। अब तुम ही सोचो कि इस केस में एंगल आई क्या बन रहा है, तुम बोलोगे 0। बात समझे, यहाँ 90 मत करना। पिछले क्लास में मैंने यहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक साइन 90 का वैल्यू ये ले लिया था, उसलिए मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि बच्चों के दिमाग में, है ना, गलत नहीं छपना चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है बाय टीचर से कभी कभी होता है दोस्तों, ऑफलाइन में बच्चे देखते तो तुरंत हमें टोक देते थे कि सर यहाँ पे गलती हो गया है, उसको सुधार ले। तो आप लोग देखा कीजिए, गौर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्पीड ज़्यादा रहता है इसलिए गलती भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सर आपने क्या बोला कि सर यहाँ आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बन ही नहीं रहा है, एंगल आई यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे साइन 0 इंटू n1 अपॉन n2। साइन 0 देखो अभी बताया है सर, साइन 0 0 होता है, तो इफ़ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0। तो यहाँ से साइन आर बराबर 0 हुआ ना, अरे हाँ या ना। ठीक है, अगर साइन आर बराबर 0 है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। बोलिए सर कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, तो आपने क्या देखा सर कि सर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आ गया, इसका मतलब रेज सीधा का सीधा पार कर जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस केस में सर एंगल ये रिफ्रैक्शन की घटना घटेगी, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वह एंगल होता है जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में बनता है। यहाँ तो सर, है ना, रिफ्रैक्टेड रे तो है ही नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो आप बोलेंगे सर इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन की घटना नहीं घटेगी। अगर नहीं लिखे थे तो वहाँ पे लिख लीजिए नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई दिक्कत। और आप ये भी कह सकते हैं सर कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, रे सीधे के सीधे आर पार कर जाएगा, पार कर जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो तीसरा केस में भी आप बोलेंगे सर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन, देयर इज़ नो बेंडिंग ऑफ लाइट। आई थिंक आई मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ठीक है,
आइए केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं दोस्तों, है ना। ध्यान देना, सब लोग सुधार लेना भाई, फिर मत कहना कि सर यहाँ साइन 90 की जगह 0 कैसे कर दिए। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। ध्यान देना, केस नंबर 4 है ना सर। बुलाइए स्नेल्स लॉ को। साइन आई अपॉइंट साइन आर ये बराबर होता है सर n2 अपॉन n1। और हमने इस केस में मान लिया कि दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। क्या है दोस्तों दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बड़ा गर्मी लगता है यार, ठीक है। इस केस में मैंने दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लिया कि सर यहाँ n1 और n2 आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का दोनों। अगर मान लीजिए कि दोनों का दोनों एयर ही मीडियम हो, दोनों का दोनों वाटर ही मीडियम हो, तो क्या होगा? तो अगर ये दोनों इक्वल है दोस्तों, तो आप बताइए कि सर साइन आई अपॉन साइन आर n2 की जगह n1 कर दीजिए और n1 की जगह n1 रहने दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये कटा तो कितने के बराबर आया? आप बोले 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया साइन आई अपॉन साइन आर ये बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन आई बराबर आ गया सर साइन आर के। यहाँ से एंगल आई किसके बराबर आ गया दोस्तों? एंगल आर के। अब इस केस में देखिएगा दोस्तों, है ना, ये मान लीजिए मैं नॉर्मल है, एक लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट किया, ये हुआ एंगल आई और ये सीधे पार कर जाएगा, ये हो गया एंगल आर, ठीक है। तो इस केस में भी आपको कोई बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेगा। लाइट सीधा का सीधा जिस डायरेक्शन से आया, जितने एंगल पे आया, वो सीधा का सीधा पार कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा। तो इस केस में भी क्या लिखेंगे दोस्तों, है ना सर, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। दूसरे शब्दों में और करके लिखेंगे देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस केस में भी कोई रिफ्रैक्शन की घटना नहीं घटेगी। तो दो केस ऐसा है जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। एक आपका थर्ड, जब परपेंडिकुलरली गिरे लाइट, ठीक है ना, तो सीधा का सीधा पार कर जाएगा। और जब एंगल आई एंगल आर के बराबर जब हो जाता है, तो भी सर कोई भी लाइट का बेंडिंग नहीं होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? बेंडिंग तो तब होता है जब ये सीधे जाता है, या तो इसके ऐसे या तो इससे ऐसे। यहाँ बेंडिंग नहीं हुआ, सीधा का सीधा पार कर गया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चे, है ना, सुधार लेंगे। और जो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियोस को देखिए। अब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। तो मैंने आपको बढ़िया से रिवीजन करवा दिया। जहाँ एक गलती हो चुका था, ये वाला गलती आप लोग सुधार लेंगे। और अब हम लोग हेडिंग दीजिए, अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन की कहानी ख़त्म, ठीक है। यहाँ से हेडिंग देंगे दोस्तों, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, थोड़ा इंक भर लो दोस्तों, है ना। सारे बच्चे मन से लगा के पढ़ते रहो यार, ठीक है ना। ये मत सोचना है कि सर 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, जो लड़का इस चैनल पे पेशेंस रख दिया है ना, वो लड़का हमसे 2022 में जो है ज़रूर हमको फ़ोन करेंगे और कहेंगे सर आपसे मैंने पढ़ा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ से आप लोग का सिलेबस तैयार हो गया। सबसे पहले लिखेंगे सर, है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। लिखते चलिए, फिर आपको समझाता हूँ। दूसरा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। और तीसरा, है ना, कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करेगा दोस्तों।
है ना। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर आप लोग कंठ पे बैठा लीजिए। अगर एग्ज़ाम में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप सबसे पहले बताएंगे सर नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अरे मटेरियल किस चीज़ का है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, ठीक है ना, डायमंड है, फिर केरोसिन है, कुछ कुछ है, किस चीज़ का मटेरियल है सर उस पर डिपेंड करेगा। अब आप जानिए कि सर हर मटेरियल का डेंसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एयर की डेंसिटी कुछ और होती है, ग्लास की डेंसिटी क्या होती है, बहुत लड़का को डेंसिटी नहीं मालूम होगा, है ना सर। डेंसिटी बराबर पढ़ चुके हैं बचपन में आप लोग, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, मास बाई वॉल्यूम। अभी मैं कुछ टेबल बनाऊंगा, है ना, आप लोग को बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो आप अभी फ़िलहाल याद रखिए कि सर वाटर का डेंसिटी अलग, एयर का डेंसिटी अलग, ग्लास का डेंसिटी अलग, डायमंड का डेंसिटी अलग, मिल्क का डेंसिटी अलग, कर्ड का डेंसिटी अलग। बात समझ रहे हैं ना। तो हर मीडियम का डेंसिटी क्या होता है, मटेरियल का अलग अलग होता है, तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आप जानते हैं ना सर कलर कौन कौन आता है, विबग्योर। नहीं जानते हैं तो आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है, तो ये हो गए कलर दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये मेरा एक ग्लास प्रिज्म है। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाऊँगा, अभी आप नोट कीजिए। मान लीजिए कि मैंने वाइट लाइट किया, एक वाइट लाइट मैंने इंसिडेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया सर, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एयर मीडियम है, ग्लास हो गया आपका डेंसर मीडियम, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत, नॉर्मल से क्या, एयर से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स दी, अरे पढ़े हो नहीं यार, कि जब अगर कोई लाइट रेड अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुका। अब यहाँ सेकंड इंटरफेस आया, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होगा, इस तरह से बेंड किया, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागा। बात समझिए या नहीं समझे। अब यहाँ से मैं सारा रेज आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, आगे चलकर पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, बस अभी सीखते चलो। ये हो गया वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों। तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ देखो किसका होता है, रेड का। और मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, वेवलेंथ मतलब कोई लाइट कितना दूर तक जाता है, कितने दूर से आपको दिखेगा। तो आप देखे होंगे कि जितने भी अगर रात में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो जितने भी सर सिग्नल होते हैं वो रेड होते हैं। क्यों, क्योंकि रेड का कलर जो होता है वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा होता है, ये दूर तक फैलाता है। बात समझ रहे हैं, इसलिए दूर से ही हमको रेड सिग्नल दिख जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट का होता है। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे कलर पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ में वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जब साउंड आप पढ़े होंगे 9th में तो वहाँ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि सर तीसरा जो फैक्टर है वो कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है। एग्जाम में आएगा, ये 3 फैक्टर लिखिएगा, सवाल आपका ख़त्म। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो सेशन है और ये जो क्लास बच्चा अगर स्किप कर दिया तो जीवन भर बैठ के रोएगा, उसके रोने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हेडिंग दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज दी, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो हमने क्या बोला, ये इतना बड़ा सर क्या लिखवा रहे हैं आप, सर इतना बड़ा हेडिंग है, ठीक है ना। क्यों, एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो आपको शायद ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे और बोर्ड का अगर आप पन्ना पलटेंगे ना तो आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा, है ना, कि सर इतने सारे क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पूछे गए, ठीक है ना। इवन जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा ना तो आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को उठाइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गर्दा उड़ा दीजिएगा। आने वाले
10-15 मिनट में ये वीडियो का लेंथ जाएगा दोस्तों, लेकिन हिम्मत कर इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है ना। चाहूँगा तो मैं 10 मिनट का वीडियो बना के शॉर्ट कर सकता था, अगर हमको व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, पढ़ो, हमारे जैसा टीचर नहीं आएगा बार बार पढ़ाने, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा ध्यान से। सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। आइए सर, क्या कहना चाह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग, है ना, लेते हैं केस 1। हम लोग निकालने जा रहे हैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये क्या होगा, इज़ गिवन बाई। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मीडियम 2 आया तो 2 लिखो, फिर मीडियम 1 लिखो, तो इसको हमने लिखाया था आपको n2/n1 होता है। अब आप एक बात बताइए सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या पढ़े हैं, c/v। जहाँ n है वहाँ c/v लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, c/v लिख दीजिए, लेकिन यहाँ n2 है ना, तो यहाँ पे v2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए n है ना, तो n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, c/v, तो c/v लिखिए। चूँकि यहाँ 1 है इसलिए यहाँ 1 लिखिए। अब इसको पलट दीजिए, तो c/v2 और यह जगह v1/c, तो यहाँ से c से c कट गया दोस्तों, और n21 जो आया वो आया v1/v2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए मेरे साथ पढ़िए केस नंबर 2। अब मैं निकालने जा रहा हूँ दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज़ गिवन बाई, ठीक है। एक लेवल होना चाहिए 9th के बच्चा का। यहाँ तो टीचर आता है, 2-4 को क्वेश्चन करवा दिया NCERT से, 2-4 को न्यूमेरिकल बता दिया, अरे फिजिक्स, अरे धत, वो लड़का जीवन में कभी आगे बढ़ पाएगा, है ना। और फ्यूचर में आप अपने बेटा बेटी को IIT, नीट, ओलंपियाड ये सब करवाना चाहेंगे, कैसे करेगा, है ना। टीचर के पास स्कूल में नॉलेज नहीं है ना। अगर है भी तो देना नहीं चाहता है। कौन चाहता है इतना मेहनत करना, हमारे जैसा यंग जनरेशन का लड़का ही मेहनत कर सकता है, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों, आइए, है ना। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है तो पहले आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। सर पहला बोला मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ लिखा है n1/n2। अब आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़े, c/v, तो इस n की जगह पे लिखेंगे ना c/v, लेकिन यहाँ n1 है ना, मीडियम 1 की बात आ रहा है, तो यहाँ v1 लिखेंगे। c तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी सर यहाँ v2 लिख देंगे, और यहाँ से n12 बराबर आ जाएगा c/v1 इंटू v2, और अपॉन में c से c कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर डिवाइड हुआ तो पलट जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली n12 बराबर क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर v2/v1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे बच्चे लोग लिख चुके होंगे, ठीक है ना। अब आप कुछ नहीं कीजिए, आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। तो LHS को LHS की तरफ मल्टीप्लाई करो, तो n21 इंटू n12, इधर क्या है RHS, तो आप बोलेंगे v1/v2, इधर क्या है RHS, तो आप बोलेंगे v2/v1। सर v1 से v1 खत्म, v2 से v2 खत्म, तो देयरफॉर n21 इंटू n12 का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 1 आया, है ना, 1 आया ना। तो देख लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो तो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं n21 निकालूँ तो आप बोलेंगे सर ये 1/n12 हो जाएगा या नहीं होगा। और अगर आप कहेंगे कोई लड़का नहीं सर हम n12 निकालना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n21 के, ठीक है ना। तो ये 2 रिज़ल्ट आया, और आप लोग इसको एकदम दिमाग पे एकदम बैठा लो, ठीक है ना। अगर जो पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की अगर हमको देख रहा है तो दिमाग में बैठा लो, हमने प्रूफ कर दिखा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको न्यूमेरिकल के सेक्शन की ओर धीरे धीरे ले जा रहा हूँ,
है ना। अब एक स्टेप और हैं आप, उसके बाद फिर आपका ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात है, आप सारे बच्चे लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस वीक में आपका 2-3 वीडियो आएगा लाइट का। बात समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और जो बच्चे सीरियसली अगर हमें चाहते हैं पर्सनली हमसे पढ़ना, तो आप हमें दिए हुए नंबर, क्या बार बार आप लोग पूछते हैं नंबर क्या है सर, नंबर क्या है, तो 880 421 6505 आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है ना। अगर पटना में लोकल में कहीं है तो आपको मैं घर पे भी आके पढ़ा दूंगा, क्लास ले दूंगा। देखिए सारे बच्चे जो है यहाँ तक, उम्मीद करूँगा है ना कि सारे बच्चे जो है यहाँ तक की चीज़ जो आज मैं पढ़ाया उसको आप याद करके बैठेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल इसके आपको दिखाएंगे, फिर आपके दिमाग का लेवल देखिएगा। आपका स्कूल खुल चुका है, कोई भी आपके सामने इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, ठीक है ना। अगर आपको यूनिक नहीं बना दिया है ना, भीड़ से आपको अलग नहीं किया, तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपको पढ़ना बेकार है। बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो अगर वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मेहनत को अप्रिसिएट करना चाहिए, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।